हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मेराज। अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन की आज हम लोगों की 7वीं क्लास है। इसमें आज हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारे जो आइन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं और इसी के साथ आरटीई एक्ट 2009 जिससे हर साल सवालात पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप अपना सिलेबस देखिए, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल्स प्रोविज़न्स रिलेवेंट टू एजुकेशन, ठीक है। इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सब नहीं पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, ड्यूटीज़ कितने हैं, उसमें से किस आर्टिकल में एजुकेशन के बारे में बात की गई है, वहाँ से सवालात बनते हैं, ठीक है। फिर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 क्या कहता है, क्योंकि अभी हाल ही में बना है, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवालात आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी यहाँ तक ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के सारे जो उसमें मवाद हैं आरटी एक्ट तक पूरे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आखिर में फीडबैक दीजिएगा कि क्लास समझ में आई कि नहीं, ठीक है। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको उर्दू में कहते हैं हम कि हिंदुस्तानी दस्तूर, ठीक है। इसको पहला सवाल ये पूछा जा सकता है कि इसको एडॉप्ट कब किया गया, यानी इसको तस्लीम कब किया गया। तो देखिए, बन करके तैयार हो गया, बनने के बाद इसको तस्लीम किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट कब हुआ, यानी कम इनटू इफ़ेक्ट कब आया, यानी कब से ये लागू हुआ, कब से नाफिज हुआ, 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कितने दिन में बन के तैयार हुआ था। आपको पता है कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए थे इसको बनने में, किसको, हमारे आइन को बनने में, ठीक है। फिर 26 नवंबर 1949 को इसको तस्लीम कर लिया गया कि जो कुछ लिखा है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसमें जिस टाइम आपका ये बना था कॉन्स्टिट्यूशन, उस टाइम उसमें आर्टिकल 395 थे। अब बाद में तरमीम करके अमेंडमेंट ला करके 448 तक पहुंच गए हैं, ठीक है। उस टाइम 22 पार्ट थे, आज मौजूदा दौर में इसके 25 पार्ट बन गए हैं। पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गए हैं, ठीक है। टू द पॉइंट चीज़ें जो मुझे लगी कि जिसको जानना हमें ज़रूरी है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। आगे चलिए, अब हम देखेंगे हमारा एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल 45, बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 45 कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड, यानी स्टेट किस चीज़ को, मतलब प्रोवाइड करने के लिए उसको यानी उसके लिए ज़रूरी है कि प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? विद इन आ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 साल के अंदर अंदर, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया 1950 से, उससे 10 साल के अंदर अंदर क्या करना है इसको, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को सुनिश्चित करे, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर, ठीक है। पहले ये बात कही गई थी, अभी आरटीई एक्ट 2009 नहीं आया था, ठीक है। आपका अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें ये बात कही गई थी आर्टिकल 45 में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। आगे चलिए,
अब आर्टिकल 46 क्या, अब देखिए आर्टिकल 45 में बाद में जब आरटी एक्ट 2009 आया तो इसमें एक तरमीम की गई। तरमीम के बारे में आगे हम पढ़ेंगे जब आरटी एक्ट 2009 वाला पढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ जोड़ी गई थी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि अब जैसे बच्चा है, अब बच्चे को अब कौन जो है एनरोल कराएगा, कैसे क्या है, उसके बारे में अगले हम देखेंगे कि तरमीम क्या गई। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन आपका बना था तो इतनी ही बात लिखी गई थी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। 10 साल के अंदर अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है। इतनी बात 45 में कही गई थी पहले। अब बाद में क्या कहा गया आगे हम देखेंगे। अब देखिए 46 देख लेते हैं। द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। इसमें क्या है, इसमें वीकर सेक्शन यानी ऐसे तबका के लोग जो समाज में पिछड़ गए हैं उनके लिए क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उनके लिए स्पेशल केयर करेगा, ठीक है। ऑफ द पीपल इन ए पार्टिकुलर ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये जो आपके एससी के हैं, इसी के साथ एसटी के हैं यानी शेड्यूल ट्राइब वाले, एंड शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, क्योंकि पता है पहले से इनके साथ सामाजिक तौर पे इनजस्टिस यानी नाइंसाफ़ी होती रही है, छुआछूत के शिकार रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी बहुत तरह से उनके साथ जो है ज़्यादती की गई थी। तो उसके बारे में कहाँ बताया गया, आर्टिकल 46 में, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 30 यानी आर्टिकल 30A कहिए या फर्स्ट, ठीक है। यानी 30 में यानी फर्स्ट क्या है, ऑल माइनॉरिटीज़, इसमें क्या है माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है, ठीक है। यानी जो अक़लियत वाले लोग हैं जैसे मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब हैं। ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। आर्टिकल 30 बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी माइनॉरिटियों को यह हक देता है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं कि वो अपने पसंद का, अपने ज़ुबान को बचाने के लिए, अपने मज़हब को बचाने के लिए अपने पसंद का स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए आर्टिकल 30 में पार्ट 2 क्या कहता है, द स्टेट शैल नॉट इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे इदारे जो माइनॉरिटी वाले हैं, ठीक है, उनको फंड देने में, उनकी मदद करने में डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड डेट इट इज़ अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी। इस बेस पर कि ये तो माइनॉरिटी के अंदर में आता है, इसकी हम क्यों मदद करें, इससे मना नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, अगरचे वो मजहबी इदारा हो या वहाँ स्पेशल एक ज़ुबान, जैसे मुस्लिम का इदारा है तो वहाँ उर्दू मीडियम की पढ़ाई होती है, तो इस बेस पर आप उनको जो है मदद करने से, उनको फ़ंड रिलीज़ करने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 28, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन shall be provided in any educational institution wholly, ठीक है। आगे क्या कहा जाए, maintained out of state funds, यानी इसमें बात कही जा रही है, मतलब नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कोई ऐसा इदारा है जहाँ पूरे तौर पर गवर्नमेंट फंडेड है, यानी पूरी तरह गवर्नमेंट वहाँ के रहने वाले उमला को, काम करने वालों को पूरा फंड यानी उनको सैलरी देती है, ऐसे इदारे में कोई स्पेशल मज़हब से रिलेटेड हिदायत जारी नहीं की जा सकती है, यानी आर्टिकल 28 में ये बात कही गई है, ठीक है।
नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब हिदायत, ठीक है, शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी तरह के, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो क्या हो, गवर्नमेंट से पूरी तरह फंडेड हो। ठीक है, आगे चलिए। आर्टिकल 350 ए क्या कहता है, इट शैल बी द एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड ऑफ एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, यानी स्टेट के अंदर आने वाले जितने इदारे, उनकी जिम्मेदारी है कि यानी अच्छी मिक़दार में फैसिलिटी प्रोवाइड करें, किसके लिए, फॉर इंस्टीट्यूशन इन द फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग, यानी मादरी ज़ुबान में यानी मादरी ज़ुबान जो है मीडियम में तालीम कराने के लिए। यानी ये किस चीज़ के लिए बताता है कि जो बच्चों की तालीम दी जाएगी उनकी मादरी ज़ुबान में दी जाएगी, इसके बारे में प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़, यानी स्टेट जो है पूरी तरह से अपने तरफ से पूरी कोशिश करेगा, पूरी फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप, कहाँ जैसे है कि अब कोई माइनॉरिटीज़ ग्रुप, यानी हम मुस्लिम ही को ले लेते हैं, अब उनके सारे बच्चे क्या हैं, उर्दू मीडियम, घर से उर्दू सीख करके आए हैं, उनकी मातृ ज़ुबान उर्दू है, तो क्या है, ऐसे लोगों का जो स्कूल होगा वहाँ भी उर्दू मीडियम से पढ़ाई कराई जाएगी। ठीक है, एंड द प्रेसिडेंट में इशू सच डायरेक्शंस टू एनी स्टेट, यानी प्रेसिडेंट यानी जो आपके राष्ट्रपति हैं, सदर जमहूरिया, वो क्या हैं, वो आर्डर निकालेंगे। ठीक है, स्ट्रिक्ट यानी अपना हुक्म फरमान जारी करेंगे ऐसे स्टेट को, एज ही कंसिडर्स नेसेसरी आर प्रॉपर फॉर सिक्योरिंग द प्रोविज़न ऑफ सच फैसिलिटीज़, यानी इस तरह की सहूलियात को सुनिश्चित करें। ठीक है, मुतय्यन करें कि इस तरह से अगर कोई माइनॉरिटीज़ हैं तो वहाँ उनके मीडियम में पढ़ाई कराई जाए। ठीक है, आपको पता है आपके जो शेड्यूल 8 में क्या है, 22 भाषाएं हैं, शेड्यूल 8 में क्या है, 22 ज़ुबानें हैं, तो जहाँ जिस तरह के माइनॉरिटीज़ हैं उस मीडियम में पढ़ाई कराई जा सकती है। ठीक है, आगे है आर्टिकल 29 और सेकंड पार्ट, उसमें क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, मेंटेन बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड, ठीक है, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम, मतलब किसी भी शहरी को किसी भी इदारे में एडमिशन करने से रोका नहीं जा सकता अगर वो इदारा गवर्नमेंट से फंडेड हो, गवर्नमेंट से मदद लेता हो। और किस बुनियाद पर आप मना नहीं कर सकते कि उनका मज़हब अलग है, उनकी नस्ल अलग है, उनकी जात पात अलग है, उनकी ज़ुबान अलग है। ठीक है, इस बुनियाद पर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009 यानी तालीम का हक़ यानी हक़ तालीम एक्ट 2009। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट हैं जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसी में से अक्सर आपके सवालात पूछे भी जाते हैं। एक है कि आरटीई एक्ट 2009 कब बना, फिर इसमें आर्टिकल 45 में क्या ऐड किया गया, इसमें रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या रहेगा, किन किन चीज़ों को बैन किया गया। आर्टिकल 51A, ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, ए में के जोड़ करके क्या चीज़ ऐड की गई, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो आरटीई एक्ट 2009 को 2009 नाम क्यों पड़ा। देखिए इस एक्ट बना था 4 अगस्त 2009 को, इसलिए यानी एनेक्टेड यानी ये एक्ट बन गया था कब, 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, डेट याद रखिएगा। इसमें क्या कहा गया था, क्लास 1 से 6 तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाई जाएगी। ठीक है, उनकी एज कितनी रहेगी,
यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और क्लास 6 मतलब फर्स्ट से, यानी एज उसकी रहेगी 6 साल, क्लास फर्स्ट से कहाँ तक, 8th तक, यानी 8वीं जमात तक क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसमें क्या है, 38 सेक्शन हैं, 7 सेक्शन कहेंगे, हिस्सा कह सकते हैं, 7 क्या है उसके चैप्टर हैं यानी बाब हैं। सेक्शन 21 क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, पूछा गया है कई जगह, डीएसएसबी में, केवीएस में, नवोदय विद्यालय में, यानी सेक्शन सेक्शन 21 किससे रिलेटेड है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी जो एक कमेटी बनती है जो स्कूल का मैनेज करती है, ठीक है। आगे है 75% मेंबर्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। ये सब फैक्ट है, आगे डिटेल से देखते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसी के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आर्टिकल 45, पहले क्या कहा गया था आर्टिकल 45 में, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 10 साल के अंदर अंदर, यानी 50 में हुआ तो 1960 तक 14 साल तक के बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन दिलाई जाएगी। अब जब आपका आरटी एक्ट 2009 आया, इसमें क्या कहा गया कि आर्टिकल 45 में ECCE को ऐड किया गया, यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, अर्ली चाइल्ड केयर अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ठीक है। यानी अब तो आर्टिकल 45 में कहा गया था कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिलाई जाएगी 10 साल के अंदर अंदर। अब आरटी एक्ट जब बन गया, आरटी एक्ट बनने के बाद ये चीज़ आ गई कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। तो अब जो बच्चा, एक सर्वे में पता चला कि 3 से 6 साल तक के बच्चे का दिमाग 85% डेवलप हो जाता है। तो अब 3 से 5-6 साल तक का बच्चा क्या करेगा, तो उसके लिए ECCE लाया गया, ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के ज़रिए, यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। इसमें है कि स्टेट जो है अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा बच्चों को, जो बच्चे 3 से 6 साल तक के होंगे। उसके लिए वही है कि प्ले स्कूल होगा, यानी गांव देहात में क्या आंगनबाड़ी होगी या बाल वाटिका होगा। ये अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन यानी जो 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए एक किसमें कहा गया, आर्टिकल 45 में, ठीक है। चलिए अब देखिए आरटी एक्ट 2009 से मुतालिक और कुछ फैक्ट देखते हैं। पहला सवाल पूछा जाता है, इसको किस अमेंडमेंट के ज़रिए लाया गया था। 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के ज़रिए आरटी एक्ट 2009 लाया गया, ठीक है। कब से, अच्छा, ये लाने के बाद ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या हो गई, आपका फंडामेंटल राइट्स है, क्योंकि आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट्स से मुताल्लिक है, और आर्टिकल 21 में ए जोड़ करके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को मुतय्यन किया गया। तो पूछा जा सकता है आर्टिकल 21 ए किससे मुतालिक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से मुतालिक है, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। अच्छा, अब जब फंडामेंटल राइट्स बन गया तो हिंदुस्तान भी 135वां देश यानी मुल्क बन गया। इससे पहले 134 देश में, 134 मुल्क में इस तरह का यानी प्राइमरी एजुकेशन यानी क्लास फर्स्ट से 8th तक, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन उनका फंडामेंटल राइट्स था। इंडिया भी हो गया, एजुकेशन क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स बन गया इसी के ज़रिए, इसी एक्ट के ज़रिए, ठीक है।
अब इसको इम्प्लीमेंट कब से किया गया, यानी कब से नाफिज किया गया है, डेट याद रखिएगा। एक्ट तो बन गया था उसमें, अब 1 अप्रैल 2010 से इसको पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया था, नाफिज कर दिया गया था। सिर्फ बचा था आपका जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको पता है 2010 में जम्मू कश्मीर में वहाँ स्पेशल प्रोविज़न था, क्या, धारा 370, जो कि बाद में जा कर के ख़त्म किया गया। तो 370 के तहत वहाँ इस चीज़ को नाफिज नहीं किया जा सकता था, बाद में नाफिज किया गया, ठीक है। अब इसमें क्या था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। कहाँ से, 6 से 14 साल तक। 6 साल से पहले वालों के लिए आर्टिकल 45 में कहा गया, उसके लिए ECCE का इसके लिए उसका जो है प्रोविज़न्स किया गया। आगे है कि अगर कोई डिसेबल है तो उसके लिए क्या है, 6 से 18 साल। इसको याद रखिए, बहुत जगह पूछा गया है। अगर कोई डिसेबल है किसी भी तरह का, सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, तो क्या है, डिसेबिलिटी, लेकिन उसके लिए 40% होनी चाहिए, ठीक है। क्या है, 6 से 18 साल है, ठीक है। अब देखिए रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर, इसमें क्या कहा गया, टीचर का रोल क्या होगा। टीचर रेगुलर आएगा, यानी डेली स्कूल आएगा। पंक्चुअल होगा, यानी टाइम पे आएगा। आगे है कंप्लीट एंटायर करिकुलम, पूरा करिकुलम, पूरा दरसियात टाइम पे पूरा कराएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि यूनिट प्लान, यानी ईयरली प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, इसको पढ़ाया जाता है, आपका सिलेबस में भी दाखिल है, ठीक है। क्योंकि आप पहले ही से ईयरली प्लान बना लेंगे, यूनिट प्लान बना लेंगे, डेली प्लान बना लेंगे, नोट कर लेंगे साल में कितने घंटे हैं, कितना क्लास लेना है, कितना प्ले के लिए, ताकि टाइम पे आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाए। आगे है रेगुलर मीटिंग विथ पेरेंट्स, जो मुतय्यन हो महीने में कम से कम एक बार टीचर पेरेंट की मीटिंग होगी, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस में लाया जा सके, टीचर को एजुकेशन से जोड़ा जा सके, टीचर भी समझ सकें कि मेरे बच्चे के अंदर कितनी अच्छाई है, कितनी कमी है, ठीक है। आगे क्या है, आगे है रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, टू डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम का एक फ्रेमवर्क बनाएगी, ठीक है। और आपको पता है अब तो नया आ गया NCF 2023, ठीक है। उसमें ये बात कही गई थी, इससे पहले NCF 2005 चल रहा था। ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, टीचरों की ट्रेनिंग कराई जाएगी, कौन कराएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इसी के अंडर NCERT आती है। प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड रिसोर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को ज़राए यानी रिसोर्स वगैरह को, टेक्निकल सपोर्ट कौन मुहैया कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है एजुकेशन किस उसमें आता है, एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में, ये पूछा जा सकता है कि एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में, ठीक है। यानी ऐसी, क्योंकि 3 सूची है, एक सेंट्रल सूची है, एक स्टेट सूची है, एक कंकरेंट, यानी जिसमें दोनों का हक होता है, दोनों लोग उसमें दखलंदाजी दे सकते हैं। तो एजुकेशन आपका कंकरेंट लिस्ट में है, ठीक है। RT एक्ट 2009 में और क्या है, नॉन एडमिटेड स्टूडेंट टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, मतलब क्योंकि अब एजुकेशन क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया। अब कोई बच्चा पता चला 8 साल का है लेकिन स्कूल नहीं गया, किसी वजह से कहीं बाढ़ आ गई, दंगे का शिकार हो गया, तो क्या है, उसको पकड़ करके स्कूल में लाया जाएगा। और क्या है, अगर 8 साल का है तो 6 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट में, 7 साल का सेकंड में, 8 साल का है तो क्लास थर्ड में उसका एडमिशन करा दिया जाएगा, समझ गए। जितनी एज होगी उसी के अकॉर्डिंग। होमोजीनियस, यानी क्लास को होमोजीनियस बना के रखेंगे, यानी सब बच्चे सेम एज के होंगे, नहीं तो जो ज़्यादा एज का होगा वो सबका दादा बन जाएगा, सबको मारने लगेगा, ठीक है। 25% सीट्स फॉर पुअर्स इन प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में बहुत ज़्यादा फीसें रहती हैं, इसलिए 25% गरीबों के लिए रिजर्व होगी, जिनका फ्री में एडमिशन किया जाएगा। एक यहाँ RT एक्ट 2009 में ये कहा गया है। आगे क्या है, किन किन चीज़ों को मना किया गया है, बैन कर दिया गया है,
यानी फिज़िकल पनिशमेंट, पहले बहुत मारते थे बच्चों को, हाथ लाल कर देते थे मार मार करके। मेंटल हैरेसमेंट, उनको गालियाँ देते थे, ठीक है, कास्ट को लेकर के टीचर बोलते थे। स्क्रीनिंग ऑफ एडमिशन, पहले क्या होता था भाई, एडमिशन लेने से पहले उनके वालिदैन का, उनका पेरेंट का, उनकी माँ का पहले क्या है इंटरव्यू लेते थे। माँ फेल हो गई तो बच्चे का एडमिशन नहीं लेते, पूछते थे तुम कितनी पढ़ी लिखी हो। ये जो स्क्रीनिंग है एडमिशन के टाइम, इसको भी बैन किया गया RT एक्ट 2009 के ज़रिए, ठीक है। अब भी बहुत जगह करते हैं लेकिन ये बैन है। आगे है कैपिटेशन फ़ी, यानी किसी भी तरह की फ़ीस आप नहीं ले सकते। फ्री मतलब 100% फ्री, कंपलसरी यानी 100% लाजमी तालीम दिलाना आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। इसका वायोलेशन हुआ तो कोई सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। प्राइवेट ट्यूशन, ये नहीं कि आप स्कूल में पढ़ा नहीं रहे हैं, आप घर बच्चों को बुला करके प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, इसको भी बैन किया गया है। स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाए, कहीं से कोई रिकॉग्निशन ना ले, कहीं से उसको जो है तस्लीम शुदा ना कराए, इसको भी बैन किया जाएगा, ठीक है। स्कूल है तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आगे है कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। फ्री एजुकेशन, ट्यूशन फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, यानी ड्रेस भी मिलेगा, ट्यूशन भी फ्री मिलेगा, फ्री तालीम मिलेगी, किताबें भी फ्री मिलेंगी, स्टडी मटेरियल भी फ्री मिलेंगे, सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। फ्री फ्रॉम एंग्जाइटी, यानी वहाँ ऐसा माहौल नहीं होगा कि बच्चा बेचैनी में रहे, स्ट्रेस यानी तनाव में रहे, एंड फेयर डर का माहौल है, बल्कि खुशी खुशी पढ़े, ठीक है। और उसके लिए कहा गया है कि अगर प्राइमरी स्कूल है यानी 1 से लेकर के 5 तक, तो कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, और अगर अपर प्राइमरी है तो कम से कम 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा पॉइंट याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। अब देखिए आर्टिकल 51A के, अब ये है कि भैया 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उसी ड्यूटीज़ में इसको बढ़ाया गया, यानी 51A के बढ़ाया क्या गया कि जो पेरेंट्स हैं, यानी जो बच्चा छोटा है 6 साल का, उसके जो वालिदैन हैं या वालिदैन नहीं हैं तो जो उसके गार्जियन हैं, उसकी ज़िम्मेदारी, उनकी ड्यूटी होगी कि तू एडमिट द चिल्ड्रन। अब भाई टीचर थोड़ी ना घर से ला करके स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराएगा, तो जिम्मेदारी किनकी है, पेरेंट की या गार्जियन की, टू एडमिट द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स। स्कूल में लाने का काम किसका होगा, गार्जियन या पेरेंट का, ठीक है। ये आर्टिकल 51A के कहता है। चलिए और क्या है, अब यहाँ रेशियो बताया गया है कि कितने टीचर होंगे, कितने स्टूडेंट पे कितने टीचर होंगे, ठीक है। इसके बारे में क्या कहा गया है, अगर स्टूडेंट 60 हैं तो कम से कम 2 टीचर होंगे प्राइमरी स्कूल में। अगर 61 से 90 के बीच हैं तो 3 टीचर होंगे। अगर स्टूडेंट्स 91 से 120 हैं तो 4 टीचर होंगे। अगर स्टूडेंट 150 से ऊपर हैं, 150 तक हैं, तो 5 टीचर होंगे, यानी असिस्टेंट टीचर होंगे, एक उसमें हेडमास्टर होगा, ठीक है। ये तो प्राइमरी लेवल पे हो गया। अब हम आगे वाला देख लेते हैं। आगे है कि टीचर और बच्चों का रेशियो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। आगे है कि 1 टीचर, अगर एक टीचर है तो 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट्स फॉर प्राइमरी स्कूल, 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए। आगे क्या है, 1 टीचर 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए। कहाँ, अपर प्राइमरी में, यानी क्लास 6 से 8th तक में। आगे है कि 1 टीचर मैक्सिमम 40 मैक्सिमम स्टूडेंट, किसके लिए, फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, आबादी बहुत है, तो मैक्सिमम कितने, चाहे प्राइमरी अपर प्राइमरी में एक टीचर पे 40 स्टूडेंट, 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, RT एक्ट 2009 ये कहता है। चलिए आगे चलिए। इसने बिल्डिंग के बारे में भी बात की है, क्या है,
1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, यानी हर एक टीचर के एक क्लासरूम होना चाहिए। 1 ऑफिस कम स्टोर कम हेडमास्टर्स रूम, यानी हर टीचर के लिए एक रूम हो। 1 ऑफिस कम स्टोर, यानी एक ऑफिस कम स्टोर, यानी ऑफिस रहे, उसमें कुछ पढ़ाने लिखाने के सामान रहें, और कम हेडमास्टर्स रूम, और एक हेडमास्टर का भी रूम रहे। ठीक है, आगे क्या है, सेपरेट टॉयलेट, यानी बच्चे बच्चियाँ, ठीक है, मेल फीमेल, पुरुष महिला दोनों के लिए अलग अलग टॉयलेट हो। एक किचन हो जहाँ मिड डे मील पकेगा। आगे क्या है, प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, और पीने के लिए पानी भी होना चाहिए। आगे है जिससे बार बार सवालात पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज़, पूरे साल में कितना वर्किंग डेज़ होगा। याद रखिएगा, अगर क्लास 1 से 5 तक है तो 200 वर्किंग डेज़ होना चाहिए। कितना, 200। और अगर क्लास 6 से 8 तक है तो 220 होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पूरे साल में कितना घंटा इंस्ट्रक्शनल आवर, यानी तालीम का कितना घंटा होना चाहिए। 800 घंटे 1 से 5 के लिए, और क्लास 6 के 8th यानी अपर प्राइमरी के लिए 1000 घंटा होना चाहिए। ठीक है, पर एकेडमिक ईयर, यानी एक साल में, फॉर 6 to 8th। इस डिजिट को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और ये आगे जो है ये बार बार पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कहा गया है वर्किंग आवर्स पर वीक्स, यानी एक हफ्ते में कितना काम करने का टाइम होना चाहिए। देखिए 45 डिजिट को दिमाग में बिठा लीजिए, बार बार पूछा जाता है। KVS में, नवोदय विद्यालय में, DSSB में, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा है। 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स। अब 45 ऑप्शन में रहता है, अक्सर लोग नहीं जोड़ पाते। लोग सोचते हैं कि हफ्ते में 6 दिन है तो 45 कैसे आएगा। देखिए 45 आवर्स इसलिए कहा जा रहा है, जब आप पढ़ाने जाते हैं, मान लो ठीक है आप क्लास में 6 घंटा 30 मिनट, मान लो वहाँ 6 घंटा रहे, 7 घंटा रहे, ठीक है, 6 दिन तक आप गए पढ़ाने हफ्ते में। अब क्या है कि उसमें आप पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसको भी शामिल किया जाता है, इसलिए 45 लिखा जाता है। 45 आवर्स इंक्लूडिंग प्रिपेयरिंग आवर्स, यानी पढ़ाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसको भी शामिल किया जाता है। तो 7 घंटा 30 मिनट पर डेज, 7 घंटा 30 मिनट पर डेज, ठीक है, 6 डेज इन अ वीक, इस तरह से है। 7.5 घंटा पर डेज और 6 डेज इन अ वीक, ठीक है। अगर इससे आप इंटू 6 करेंगे तो पूरा 45 नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए लोग कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन प्रिपेयरिंग आवर्स दोनों को जोड़ करके हम 45 बनाते हैं, इसलिए आपको 45 डिजिट याद रखना रहेगा, नहीं तो 43 पॉइंट कुछ आता है, ठीक है। और देख लेते हैं, लाइब्रेरी की बात भी कही गई है कि लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर होना चाहिए कि बच्चे पढ़ेंगे, मैगज़ीन होनी चाहिए, किताबें होनी चाहिए, स्टोरी यानी कहानियों की किताबें होनी चाहिए, चिल्ड्रन लिटरेचर जैसे कि चंपक वगैरह जो मिलती है उससे रिलेटेड किताबें भी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। अब खुद रियलाइज़ कीजिए, इतनी सिफारिशें 2010 में की गई हैं, बहुत से ऐसे सरकारी स्कूल जो प्राइमरी लेवल पे हैं वहाँ भी कुछ भी नहीं है, लेकिन कहा गया है ये चीज़, ठीक है। प्ले मटेरियल में गेम्स के होने चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होने चाहिए, शुड बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास एज रिक्वायर्ड, यानी हर एक क्लास को खेल के सामान मुहैया कराने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितने पॉइंट थे, देखिए RT एक्ट 2009 थोड़ा मोटा डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन उसमें से जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जिसके बारे में घुमा घुमा करके हर एक एग्ज़ाम में हिंदुस्तान में सवालात पूछे जाते हैं, उसको मैंने जमा कर दिया है। इंशाल्लाह
आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर है समझ में आई होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी तैयारी कीजिए, मेरी दुआएं आपके साथ है। इंशाल्लाह जितना होगा मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए फिर अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।